मुझे 6 घंटे लकड़ी के खोखे में बंद रहना था, 2 घंटे समंदरी सफ़र से पहले और 4 घंटे का समंदरी सफ़र। मेरे लिए ये तजुर्बा बिल्कुल नया और इंतहाई ख़तरनाक था। अगरचे मेरे फ्रांसीसी दोस्त रोला ने मुझे यकीन दिलाया था कि खोखे की दीवारों में ऐसे सुराख कर दिए गए हैं जहां से मुझे ताज़ा हवा मिलती रहेगी, लेकिन ये खदशा भी था कि स्टीमर के गोदाम में दूसरे सामान के बीच दबकर मेरा दम घुटने लगे। जब मैंने ये खदशा जाहिर किया तो रोला कहने लगा, जिस क्रेट में तुम बंद किए जाओगे उसे शार्ल ख़ास तौर पर ऐसी जगह अलग रखेगा जहां तुम्हें ताज़ा हवा मिलती रहे। मौसम सर्द है और अंदर तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। बहरहाल मुझे इस मरहले से गुजरना ही था। चुनाचे एक रोज़ शाम को मैं वक्त मुकर्ररा पर बंदरगाह के एक नीम रोशन और सर्द गोदाम में पहुंचा दिया गया। शार्ल वहां पहले से मौजूद था। उसने गोदाम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कोने में एक लकड़ी का डब्बा पड़ा था जो तकरीबन 2.5 फीट ऊंचा और 6 फीट लंबा था। उसमें 3-4 जगहों पर सुराख रखे गए थे और उस डब्बे के अंदर फोम का पतला बिस्तर बिछा था और दीवारों के साथ छोटे छोटे फोम के तकिए लगे थे ताकि खोखे के लुढ़कने से तकलीफ ना हो। पहलू की दीवारों पर रस्सियां भी लगी थीं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर मैं तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पकड़ सकता था। क्रेट के अंदर ही लोहे का एक 1.5 फीट लंबा सरिया भी था जिसकी मदद से मुझे वहां जाकर क्रेट का ढकना उखाड़कर बाहर निकलना था। शार्ल कहने लगा, मैं ढक्कन को बड़े कीलों के बजाय छोटे कीलों से बंद करूंगा ताकि वहां जाकर तुम्हें उसे खोलने में आसानी हो। रोला ने मुझे साइलेंसर लगा हुआ एक भरा हुआ रिवाल्वर और कुछ फालतू गोलियां भी दी। कहने लगा, इसे बगैर ज़रूरत के मत चलाना। शार्ल ने घड़ी देखी और कहा, वक्त हो गया है। वो लोग सामान निकालने आने ही वाले हैं, अब तुम क्रेट के अंदर जाओ। मरता किया ना करता, मैं क्रेट के अंदर फोम के पहले बिस्तर पर सीधा लेट गया। रोला ने आखिरी वार्निंग दी कि अब आगे सब कुछ तुम्हें खुद ही संभालना है। वहाँ हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम में से कोई वहाँ नहीं जा सकता। एक बार फिर सोच लो, मैं नासिरा को जाबिर काउंट के रहम व करम पर छोड़कर वापस अलजायर कैसे जा सकता था। उन लोगों के मुझ पर बड़े एहसान थे और फिर ये बहादुर मुसलमान हुर्रियत पसंद लड़की इस्लाम और अपने वतन की खातिर सारी मुसीबतें झेल रही थी। मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं ज़रूर जाऊंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर शार्ल ने क्रेट के ऊपर ढकना रख दिया। ये पिलाई वुड का ढकना था और बाकी क्रेट सख्त लकड़ी का बना हुआ था। एकदम घुप अंधेरा छा गया और मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी कब्र में बंद हो गया हूँ। एक बार तो मेरा दिल घबरा गया और जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। फिर मैंने अपने आप को दुरुस्त किया। क्रेट के ढक्कन के किनारों पर छोटी छोटी दरारें थीं और मैंने महसूस किया कि बंद खोखे में मेरे सरहाने और पाँव की जानिब से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। गोदाम में सख्त सर्दी थी मगर बंद खोखे के अंदर गर्माहट थी। अगर गर्मियों का मौसम होता तो मेरे लिए शायद 5 मिनट गुजारने भी मुश्किल हो जाते। ढक्कन बंद कर दिया गया और रोला ने ऊपर आहिस्ता से हाथ मार कर कहा, खुदा हाफिज दोस्त। अगर तुम काउंट के जजीरे से कामयाब वापस आ गए तो फिर मेरे गैराज में आ जाना। मैं तुम्हें और नासिरा को अलजायर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे उन दोनों के कदमों की आवाज़ गोदाम के दरवाजे की तरफ जाती सुनाई दी। इसके बाद वहां खामोशी छा गई और थोड़ी थोड़ी देर बाद आबी परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। दूर से किसी समंदरी जहाज का भौंकू बार बार सुनाई दे रहा था। थोड़ी ही देर में मेरा जिस्म अकड़कर लकड़ी की तरह हो गया, मगर मैंने अपने जिस्म को इधर उधर हिलाया जिससे कुछ सुकून महसूस हुआ। कोई 1.5 घंटे बाद गोदाम का दरवाज़ा खुला और कुछ मजदूर आपस में फ्रांसीसी ज़बान में बातें करते हुए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सामान घसीट घसीट कर बाहर निकालना शुरू कर दिया और वो एक थैला भी साथ लाए थे। मैंने बाएं जानिब वाली दीवार के सुराख में से झांका और फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे क्रेट की तरफ आए।
میں نے دیوار میں لگی لوہے کی ہکوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انہوں نے کریٹ کو اٹھا کر ٹھیلے پر رکھا اور پھر کچھ دوسرے کریٹ میرے اوپر رکھے گئے اور ٹھیلا چلاتے ہوئے وہ گودام سے باہر نکل آئے۔ یہاں جیٹی پر روشنی میں نے سوراخ میں سے دیکھا کہ جیٹی کے ساتھ ہی ایک سٹیمر لگا تھا اور اس پر سامان لادا جا رہا تھا۔ میرے والا کریٹ بھی سٹیمر پر لے جا کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سٹیمر کاؤنٹ کے جزیرے کی طرف چل پڑا۔ دو ملا میرے کھوکھے کے اوپر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں فرانسیسی زبان سمجھ رہا تھا۔ وہ موسم کی کسی پیش گوئی کا ذکر کر رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ سمندر میں رات کو طوفان آنے والا ہے۔ 4 گھنٹے سٹیمر سمندر میں چلتا رہا مگر اس کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ میں کھوکھے میں سیدھا لیٹا بالکل پتھر ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خدا خدا کر کے سٹیمر جزیرے کے ساحل پر جا کر رک گیا۔ جس لکڑی کے کھوکھے میں بند تھا اسے بھی دوسرے سامان کے ساتھ اٹھا کر جزیرے کے گودام میں کسی جگہ رکھ دیا گیا۔ میں 6 گھنٹے سے اس لکڑی کی قبر میں بند تھا اور میرا برا حال ہو رہا تھا۔ کبھی لگتا کہ ابھی دم نکل جائے گا۔ سارا بدن اکڑ چکا تھا۔ جب لوگ میرے کھوکھے کو رکھ کر چلے گئے تو میں باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہو گیا، مگر یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ میں ایک سنگ دل، ظالم کاؤنٹ کے جزیرے پر بالکل اکیلا تھا۔ عین ممکن تھا کہ گودام میں محافظ موجود ہوں۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر گودام میں گہری خاموشی تھی۔ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بجے کا عمل ہوگا اور لوہے کا سریا میرے سرہانے ہی رکھا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر لیٹے ہی لیٹے سریا اٹھایا اور اس کی مدد سے لکڑی کا اوپر والا حصہ آہستہ آہستہ اکھاڑنے لگا۔ میں بڑی احتیاط سے کام کر رہا تھا تاکہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ 15-20 منٹ کی کوشش کے بعد میں کریٹ سے باہر آ گیا اور دیکھا کہ میرا کریٹ کچھ دوسرے کھوکھوں کے اوپر پڑا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے اوپر کوئی کھوکھا نہیں تھا، اور پھر میں نے آہستہ سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک اونچی چھت والا کافی کشادہ گودام تھا جو مختلف قسم کے سامان سے بھرا ہوا تھا، اور گودام کے درمیان میں ایک بلب روشن تھا۔ سامنے اونچا دروازہ تھا جو باہر سے مضبوطی سے بند تھا اور وہاں محافظ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دروازے کے پاس گیا مگر وہ اتنا مضبوط تھا کہ میں اسے کھول نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف کھڑے ہو کر میں نے گودام کا جائزہ لیا۔ ایک دیوار میں چھت کے پاس ساتھ 3 روشن دان تھے۔ میں لکڑی کے کھوکھوں پر چڑھ کر روشن دان تک پہنچ گیا۔ روشن دان ایسا تھا کہ اس کا شیشے کا چوکھٹا اوپر کو اٹھ جاتا تھا۔ میں نے چوکھٹا اوپر اٹھایا تو باہر سے سمندری ہوا کا ٹھنڈا جھونکا میری پیشانی سے ٹکرا کر گزر گیا۔ میں نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ رات کی تاریکی میں مجھے سیاہ چٹانوں اور سمندر کی تاریک موجوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال مجھے اسی روشندان سے نیچے اترنا تھا۔ گودام میں سے مجھے ٹاٹ کی رسی مل گئی جسے میں نے روشندان کے اوپر والے کنڈے سے دوہرا کر کے نیچے گزار دیا تاکہ نیچے اترنے کے بعد رسی بھی کھینچ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد میں سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے درمیان اتر گیا۔ رسی کو کھینچ کر اس کا گچھا بنایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ میں چٹانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا گودام سے کچھ دور چڑھائی چڑھ کر اوپر زمین کی سطح پر آ گیا جہاں گھاس اگی تھی۔ سمندری لہریں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں جن کا شور اب میرے پیچھے رہ گیا تھا۔ میری پوزیشن عجیب و غریب تھی۔ میں ایک سفاک قاتل کاؤنٹ کے جزیرے پر تھا جہاں اس کی اپنی حکومت تھی اور مجھے اس کے محل کے قید خانے سے الجزائر کی حریت پسند لڑکی ناصرہ کو نکال کر لے جانا تھا۔ میرے پاس صرف وہی بھرا ہوا روالور اور کچھ فالتو گولیاں تھیں۔ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ ناصرہ کا قید خانہ کہاں ہے۔ جس روشنی کی طرف میں جا رہا تھا وہ ایک ٹیلے پر بنے ہوئے چھوٹے سے لائٹ ہاؤس سے نکل رہی تھی اور جس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ میں اس طرف جانے کے بجائے دوسری طرف مڑ گیا۔
रात की तारीकी ने मुझे मुहाफिजों की नज़रों से छुपा रखा था। मैं एक जगह चढ़ाई चढ़कर ऊपर आया तो देखा कि दूसरी तरफ एक खुले जगह के वस्त में एक शानदार इमारत खड़ी है और जिसमें कहीं कहीं रोशनी हो रही है। इर्द गिर्द ऊंची दीवार है जिसके दरमियान में लोहे का एक बड़ा गेट था जहां 2 गार्ड पहरा देते हुए टहल रहे थे। यकीनन यही काउंट का महल था। अब सवाल ये था कि नासिरा कहाँ कैद है और मैं खुद अंदर किस तरह जाऊं। रात गुजरती जा रही थी और सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। मुझे जो कुछ भी करना था सुबह होने से पहले पहले करना था, क्योंकि दिन की रोशनी मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। मैं टीले से उतरकर काउंट के महल की ऊंची दीवार के करीब आकर छुप गया। मैंने देखा कि एक पतली सी सड़क दूर दरख्तों की तरफ से आकर गेट की तरफ जाती थी और मैं उस सड़क पर आकर पीछे की तरफ चलने लगा। अचानक मेरे कानों में किसी ट्रक के रेंग रेंग कर चलने की आवाज आई। दूर सड़क पर एक ट्रक की हेडलाइट्स नमूदार हुए और ट्रक आहिस्ता आहिस्ता महल के गेट की तरफ आ रहा था। उस पर इतना सामान लदा हुआ था कि बहुत आहिस्ता चल रहा था। शायद महल के करीब आ जाने की वजह से उसकी रफ्तार हल्की कर दी गई थी। जब ट्रक मेरे करीब से गुजरा तो मैं दौड़कर उसके पीछे चला गया। पीछे से ट्रक खुला था और उसकी जंजीर नीचे लटक रही थी। मैंने जंजीर को पकड़कर ट्रक के ऊपर छलांग लगाई और बोरियों और लकड़ी के छोटे बड़े डब्बों के दरमियान छुपकर बैठ गया। शायद ये सामान गोदाम से लाया जा रहा था। ट्रक गेट पर रुक गया और ड्राइवर ने गार्ड्स को हेलो हेलो किया। मैं बोरियों के नीचे छुपा हुआ था। गार्ड्स ने पीछे आकर ट्रक के सामान का जायजा लिया और ड्राइवर के लिए गेट खोल दिया। ट्रक उसी तरह रेंगता हुआ महल के अहाते में दाखिल हुआ और एक चक्कर काटकर किसी जगह रुक गया। मैंने बोरियों में से सर उठाकर देखा, ये महल का अक़बी हिस्सा था, जहां ऊंचे दरख्तों के नीचे बाएं जानिब एक लंबी बैरक बनी हुई थी। मैंने ट्रक में से छलांग लगाई और बैरक की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी जिंदगी के इस हंगामा खेज सफर की कहानी जो आगे बढ़ रही है, नए मोड़ सामने आ रहे हैं और तहीर व तजस्सुस के पुरखतर दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। हर कदम पर मौत करीब से होकर गुजर जाती है। सहरा खत्म होता है तो खूनखार दरिंदों से भरा जंगल शुरू हो जाता है और शहर ऐसे आते हैं जहां मौत घात लगाए बैठी होती है। आज पुरसुकून जिंदगी की तन्हाई में बैठा जब मैं ये हैरत में डालने वाली दास्ताने हयात कलम बंद कर रहा हूँ, तो यकीन नहीं आता कि कभी ऐसे हौलनाक वाक़यात से भी वास्ता पड़ा था और कभी इस आग और खून के दरिया से भी गुजर गया था। ये वाक़यात दूसरी आलमी जंग के बाद के हैं, जब जर्मनी को शिकस्त हो चुकी थी और हिटलर अपनी चांसलरी में मौत को गले लगा चुका था। मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ बईद के वो मुमालिक जिन पर यूरोपीय इस्तिमारियत ने कब्ज़ा कर रखा था, गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद होने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ थे और इस आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे थे। अलजायर भी उन्हीं मुमालिक में से एक था जहां फ्रांस के जबर व इस्तिबदाद के खिलाफ हुर्रियत पसंदों की तहरीक आज़ादी अपने उरूज पर थी। नासिरा भी उन्हीं हुर्रियत पसंदों की आग की एक भड़कती हुई चिंगारी थी, जिसे फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार करके जुनूबी फ्रांस के इस छोटे से जजीरे के मुतलक अलानान जालिम काउंट के हवाले कर दिया था। फ्रांस की हुकूमत ने इस दिलेर अलजायरी खातून को जिंदा दरगोर करके उससे भयानक इंतकाम लिया था और मैंने उस अजीम खातून को जुल्म के चुंगल से निकाल कर ले जाने के लिए जजीरे के जहन्नम में छलांग लगा दी थी। मारसीलीस के साहिल से दूर बीच समंदर का ये अजियतनाक जजीरा, जिसकी मरतूब फिजा में हर सांस के साथ मौत की पुनकार सुनाई देती थी। मैं ट्रक से कूदकर एक बैरक की तरफ दौड़ा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस बैरक में क्या है। ये बैरक काउंट के महल के अहाते के अंदर थी, जो यूरोप के देहाती तर्ज का एक फार्म हाउस सा था और खाली पड़ा था। एक तरफ खुश्क घास के गुठे पड़े थे। बैरक के दूसरे दरवाजे की तरफ एक पत्थर का जीना ऊपर महल की गैलरी को जाता था। मैं जीना चढ़ गया, मगर यहाँ कोई पहरेदार नहीं था, शायद इसलिए कि वहाँ किसी गैर आदमी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
गैलरी भी खाली थी और कोने की जानिब एक कमरा था जिसका दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। मैं जल्दी से अंधेरे में छुप गया क्योंकि कमरे में से एक इंसानी साया बाहर निकला और गैलरी के नीचे झांकने के बाद वापस कमरे में चला गया। मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अंदर से एक औरत और एक मर्द के बातें करने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मैंने बंद दरवाजे पर कान लगा दिए। औरत फ्रांसीसी ज़बान में कह रही थी कि मैं भी औरत हूँ और मुझसे उस औरत की ये हालत नहीं देखी जाती। मर्द ने उसे झड़क कर कहा, तुम खामोश रहो। अगर काउंट ने ये बात सुन ली तो वो तुम्हारे साथ मेरी भी गर्दन उड़ा देगा। औरत बोली, उस अलजायरी लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया, वो तो अपने मुल्क की आज़ादी की खातिर लड़ रही है और ये कोई जुर्म नहीं, और तुम इतने बेहिस क्यों हो गए हो? मर्द ने इस बार औरत को बुरी तरह झड़क दिया और कहा, आज तो तुम इसके लिए सूप लेकर चली जाओ, कल से मैं जाया करूँगा और ख़बरदार अगर किसी के सामने ऐसी बात की। जाओ अब। मैं जल्दी से दरवाजे से हट गया और दबे पांव दौड़ता हुआ गैलरी के जीने पर आ गया। कमरे के दरवाजे में से एक औरत का साया नमूदार हुआ जिसने हाथ में एक डॉल सा उठा रखा था। यकीनन ये नासिरा के लिए सूप ले जा रही थी। इस औरत को नासिरा से हमदर्दी थी और इससे बड़ा काम लिया जा सकता था। औरत ने लंबा गरम कोट और ओनी टोपी पहन रखी थी। वो गैलरी की दाएं जानिब घूम गई तो मैं भी दबे पांव इसके पीछे लग गया। गैलरी की दाएं जानिब एक और जीना नीचे महल के बाग में उतरता था। औरत उस बाग में से गुजरती हुई जहां बाग खत्म होता था वहां पहुंची और रुककर पीछे मुड़ी। वहां अंधेरा था और मैं एक दरख्त की ओट में खड़ा था। शायद उसे शुबा हो गया था कि कोई इसका ताक़ुब कर रहा है। जब उसे इत्मीनान हो गया तो वो सामने वाले दरख्तों के सियाह झुंड में जाकर मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं तेज़ कदमों से उसके पीछे चला। ये 10-12 बड़े पुराने दरख्तों का एक झुंड था जिसके दरमियान में एक छोटा सा टीला था। टीले के सामने की तरफ लोहे का छोटा सा दरवाज़ा था जिसके बाहर 2 आदमी पहरा दे रहे थे। उनके पास 303 की राइफलें थीं। उनमें से एक स्टूल पर बैठा था और दूसरा टहलकर पहरा दे रहा था। औरत को देखकर टहलने वाला सिपाही रुका और फ्रांसीसी ज़बान में बोला, मारिया, आज तुमने कुछ देर नहीं कर दी। उस औरत का नाम मारिया था और वो कहने लगी, हाँ आज कुछ देर हो गई। दूसरे सिपाही ने दरवाज़ा खोल दिया। मारिया सूप लेकर जीना उतर गई जो किसी तहखाने को जाता था और नासिरा यकीनन उसी तहखाने में कैद थी। मैं वहीं छुपा रहा और थोड़ी देर बाद मारिया बाहर निकली तो मैं बाग में से गुजरकर गैलरी की दीवार के पास आकर छुप गया। मारिया दरख्तों के झुंड से गुजरती बाग में आ गई थी और अब इसके हाथ में सूप का डॉल नहीं था। जब वो मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैं एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हुए अचानक उसके सामने आ गया और फ्रांसीसी ज़बान में इसे कहा, मारिया बहन, मैं उस अलजायरी लड़की का भाई हूँ जिसको तुम अभी सूप देकर आई हो। अचानक मुझे देखकर मारिया के हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।